नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस टॉक का, जहां पर बात भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर आज हम करेंगे, क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की 5 साल के बाद सत्ता में वापसी हो चुकी है। क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भारत अमेरिका रिश्तों पर फर्क पड़ेगा, इसको आगे डिकोड करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले बात बांग्लादेश और पाकिस्तान की नई दोस्ती की भी होगी, क्योंकि 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान ने बांग्लादेश को गोला बारूद भेजा है। तोप और टैंकों के गोले भेजे गए हैं। इसके पीछे क्या बांग्लादेश का मकसद है, इसे भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में एक बार फिर से हिंसा फैल रही है, खासकर मणिपुर में हिंसा का दौर फिर से जारी हो चुका है। नागालैंड कह रहा है कि वो भी भारत सरकार के साथ जो शांति समझौता किया था उससे पीछे हट सकता है। मिजोरम के सीएम के जो तेवर हैं वो भी काफी ज्यादा तल्ख हैं। तो नॉर्थ ईस्ट अब आगे किस तरफ जा रहा है, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी और पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी, और एलएसी के उस पार चीन डिसएंगेजमेंट कर रहा है, लेकिन क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? कई ऐसे सवाल जिनका जवाब तलाशने की कोशिश होगी। और आज हमारे साथ डिफेंस टॉक में जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल पीके सहगल सर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। थैंक यू सर। सहगल सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। पीके सहगल सर, बहुत सारे सवाल हैं मेरे जहन में जिनका जवाब मैं आपसे तलाशने की कोशिश करूंगा, लेकिन शुरुआत मुझे लगता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से मैं करूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। जिस प्रकार से 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान से गोला बारूद बांग्लादेश पहुंचा है, 40,000 से ज्यादा तोपों टैंकों के गोले हैं, प्रोजेक्टाइल्स हैं और तमाम तरह का गोला बारूद पहुंचा है। बांग्लादेश क्या किसी जंग की तैयारी में लगा हुआ है? इस गोला बारूद के पीछे मकसद क्या है? और जिस प्रकार से मोहम्मद यूनिस के तेवर हमने देखे हैं, क्या भारत को अब बांग्लादेश सीमा को लेकर ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है सर? देखो, जब से यूनिस की सरकार आई है, जहां तक बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर है उसके ऊपर हम हर प्रकार से बड़े जबरदस्त तर्क हैं और इस तर्कता की आवश्यकता है। लेकिन जो उन्होंने गोला बारूद हासिल किया है एज अ सॉवरेन नेशन, उनकी अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए वो कहीं से भी ले गोला बारूद, वो उनकी मर्जी है। लेकिन किसी प्रकार से वो हिंदुस्तान के साथ कोई जंग नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुस्तान उनके सामने बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, बहुत ही ज्यादा मजबूत है और उनके लिए बहुत ही घातक होगा। वो बहुत बड़े पैमाने पर डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर हर प्रकार से। उनकी इकोनॉमी तो पहले ही बैठ रही है और इकोनॉमी जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी अगर वो हिंदुस्तान के साथ किसी प्रकार का कोई पंगा ले। हमारे से एनर्जी उनको मिल रही है, गैस उनको मिल रही है, ऑयल उनको मिल रहा है, डीजल उनको मिल रहा है, और ये चीजें अगर हिंदुस्तान बंद कर दे तो वास्तव में यूनिस और यूनिस की सरकार कंप्लीटली कोलैप्स हो जाएगी। साथ ही साथ जो अमेरिका में नई डिस्पेंसेशन आने जा रही है, ट्रंप ने साफ तौर पे कह दिया कि यूनिस जो है उनको जो है हिंदुस्तानियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उनको हर प्रकार से रोकना पड़ेगा, और वो बड़े सख्ती से निपटेंगे यूनिस के साथ पे भी और पाकिस्तान के साथ पे भी, और उनको पाकिस्तान और यूनिस को दोनों के ऊपर रोक लगानी पड़ेगी। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार कोई भी गलती करेंगे हिंदुस्तान के साथ किसी तरह का पंगा लेने के लिए। सिर्फ हमको बड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि ये जो गोला बारूद है ये मिलिटेंट्स को दिया जा सकता है जो बहुत बड़े पैमाने पर नॉर्थ ईस्ट में हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ अगर रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं तो इस समय 1.2 बिलियन लोग हैं, और वो साफ तौर पे कह रहे हैं बांग्लादेश यूनिस की जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है और चाइना का ताल्लुक है, जो बड़े देश है, किसी प्रकार से रोहिंग्यास के लिए उनको मदद नहीं कर रहे। उनकी इकोनॉमी पहले ही बैठी हुई है और गिरती जा रही है, और रोहिंग्यास इटसेल्फ आर बिकमिंग एन एब्सोल्यूट न्यूसेंस एज फार इंडिया सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड। हिंदुस्तान को उस तरफ से भी काफी सख्ता बरसनी होगी, और हमारी सरकार साफ तौर पे कह रही है कि अगर महाराष्ट्र में हम इलेक्शन जीत जाते हैं और उसके बाद दिल्ली में जीत जाते हैं तो इलीगल इमिग्रेंट जो है, और इलीगल इमिग्रेंट में सबसे ज्यादा जो है वो रोहिंग्यास और बांग्लादेशी हैं, उनको वापस डिपोर्ट किया जाएगा। बिल्कुल उसी माफिक जैसे ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर मिलियंस ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जाएगा, हिंदुस्तान भी वही कह रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान कह रहा है कि जो वहां की सरकारें हैं वास्तव में वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनको बुलाती है हिंदुस्तान के अंदर, जैसे भी हिंदुस्तान में आते हैं उनको वोटर आईडी कार्ड दे दिया जाता है,
उनका आधार कार्ड भी फेक बनाया जाता है ताकि वो हर प्रकार से वोट कर सके और उसके वोट का फायदा केवल और केवल अपोजिशन को हो। ये हिंदुस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस साफ तौर पर समझ गए हैं, हमारी सरकार समझ गई है। बड़ा लाजमी है कि देशवासी भी इसको समझे ताकि जब वो वोट करते हैं वो सही तरीके से वोट करें और ऐसी सरकार को चुने जो वास्तव में हमारे देश को और उनके अपनी स्टेट को ज्यादा सुरक्षित बना सके। ठीक है सर, मैं एक तो दो सवाल और है मेरे आपसे। क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की मौजूदगी हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, जिस प्रकार से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, और क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद यूनिस के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन ले सकते हैं? सर, कितनी पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं, क्या कुछ बदल जाएगा? क्योंकि पेंटागन जो चाहेगा वो होगा या डोनाल्ड ट्रंप जो चाहेंगे वो होगा? सर देखो, डोनाल्ड ट्रंप और पेंटागन जो है, पेंटागन विल हैव नो ऑप्शन बट टू एनफोर्स व्हाट डोनाल्ड ट्रंप वांट्स टू डू। पर्टिकुलरली शुरू में आपस में भिड़ेंगे नहीं। अगर आपस में भिड़ते हैं दोनों तो मुझे लगता है 6 महीने या 1 साल या 2 साल के बाद में, बट इनिशियली पेंटागन विल गो अलोंग विथ व्हाट डोनाल्ड ट्रंप वांट्स। एंड डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा दिया है कि यूनुस जो है, यूनुस को डेमोक्रेटिक सरकार ने प्रमोट किया। 2007 से उनके डेमोक्रेट्स के साथ में रिश्ते नाते थे, क्लिंटन के साथ रिश्ते नाते थे, और उन्हीं की वजह से ये बांग्लादेश में जो शेख हसीना की सरकार गिरी है उसकी मुख्य वजह है द डेमोक्रेट्स, चाइना एंड आईएसआई ऑफ पाकिस्तान। और इससे पाकिस्तान में भी आईएसआई तो बहुत बड़े पैमाने पर उसको फायदा है, क्योंकि आईएसआई ही इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है यूनुस से बड़ी कार्रवाइयां करा रहे हैं जो एंटी इंडियन है। तो साफ तौर पे चाहते हैं कि एंटी इंडियनिज्म को और प्रमोट किया जाए। वहां हिंदुस्तानियों के घर जलाए जा रहे हैं, उनके बिजनेस को खत्म किया जा रहा है। जो कुछ पोर्ट सिटीज है जिनमें कंप्लीट 90% ऑफ द एंटायर बिजनेस जो है वो हिंदुओं के हाथ में था, उनको मारा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। लेकिन अगर उनको मार दिया जाए या उनको भगा दिया जाए तो वास्तव में जो बिजनेस की एक्सपर्टीज है वो तो हिंदुस्तान के पास थी, हिंदुओं के पास थी। तो एक्सपर्टीज नहीं होने से उनकी इकोनॉमी और जाएगी। हिंदुस्तान को बड़ा सतर्क रहना है फ्रॉम बोथ साइड्स, एज वेल एज द वेस्ट एज वेल एज द ईस्ट। ये खतरा बढ़ गया है, क्योंकि पहले हिंदुस्तान को अक्सर खतरा था नॉर्थ से और वेस्ट से, पाकिस्तान की तरफ से। अभी ईस्ट से भी काफी से बड़े खतरा है। फिर उस माफिक नहीं है जिस माफिक हमको वेस्ट से और पाकिस्तान और चाइना से है। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक है, डोनाल्ड ट्रंप विल वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट आईएसआई, अगेंस्ट टेररिज्म फाइनेंसिंग एज वेल एज यूनुस। और मुझे नहीं लगता कि यूनुस ज्यादा देर टिक पाएंगे अगर वो इसी माफी की कार्रवाई करते रहे। और जहां तक शेख हसीना का अवामी लीग की ताल्लुक है, अवामी लीग फिर से जिंदा हो जाएगा ट्रंप के आने के बाद में। अभी से ही अवामी लीग को लगता है कि उनको एक किस्म से सेकंड लाइफ मिल रही है। और शेख हसीना ने भी साफ तौर पे कहना शुरू कर दिया है, बड़े सोच समझ कर, कि उन्होंने रिजाइन नहीं किया था, उन्होंने किसी प्रकार से रेजिग्नेशन नहीं सबमिट की थी। तो अभी भी वो कह रहे हैं, दूसरे लफ्जों में अभी भी वो बांग्लादेश की प्रेसिडेंट है या उनकी प्राइम मिनिस्टर है। अभी भी उनकी हेड है कि उन्होंने रिजाइन नहीं किया था। वो वास्तव में हिंदुस्तान में प्लान करके आ गई, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार से रिजाइन नहीं किया हुआ। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज भेजा जा रहा है बांग्लादेशियों को और दुनिया को और पाकिस्तान को और साथ ही साथ चाइना को भी। क्या डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बांग्लादेश में वापस बांग्लादेश में स्थापित हो सकती है शेख हसीना, वो तो समय बताएगा। लेकिन अगर वापस जा भी सकती है तो मुझे नहीं लगता कि 6 महीने या 1 साल से पहले हो सकेगा। हिंदुस्तान के सिक्योरिटी और हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस को ये खेल बहुत बड़े पैमाने पर खेलनी पड़ेगी, जिसमें इनिशियली में वो एक किस्म से कमजोर पाए गए। ठीक है सर, चलिए मैं एक सवाल और भी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की भी बात आपने की तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट पर ही हम अब चर्चा कर लें। जिस प्रकार से मणिपुर में हम देख रहे हैं एक बार फिर से हिंसा भड़क चुकी है, लोगों की हत्या की जा रही है। अब खबरें आ रही हैं कि कई लोगों के घर जला दिए गए, एमपी एमएलए को भी अब टारगेट वहां पर किया जा रहा है। तो इसी बीच हम देख रहे हैं कि NSCN-IM भी ये कह रहा है कि हम भारत सरकार के साथ शांति समझौते को तोड़ने पर विचार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मेघालय के सीएम का ये बयान कि हम क्रिश्चियंस को तो 3 सरकारों के ऑर्डर्स मानने पड़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट को अब किस तरफ आप जाता हुआ देख रहे हैं? क्या ये जो बांग्लादेश में उथल पुथल हुई है इसके कारण अब
हालात थोड़े और बिगड़ने लगे हैं नॉर्थ ईस्ट के, या फिर चाइना बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है लद्दाख में शांति समझौते के बाद, वो अब नॉर्थ ईस्ट पे और ज्यादा फोकस कर रहा है सर? देखो, जहां तक नॉर्थ ईस्ट का ताल्लुक है, नॉर्थ ईस्ट में 3 देश हैं जो हमारे साथ हमारी भलाई नहीं चाहते: पाकिस्तान, चाइना और एज वेल एज रोहिंग्याज एंड नाउ बांग्लादेशी। ये चारों के चारों पार्टी जो है एकजुट मिलकर तमाम कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में दोबारा से इंसर्जेंसी को स्टार्ट किया जाए। अगर आपको याद होगा, 2014 से पहले तकरीबन सारे स्टेट्स में नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी थी और तकरीबन सारे नॉर्थ ईस्ट में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट था। लेकिन मणिपुर में और नॉर्थ ईस्ट में ऑलमोस्ट अरुणाचल की 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ के और एक दो डिस्ट्रिक्ट्स मणिपुर की छोड़ के बाकी सब जगह से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट किया था। स्थिति काफी से ज्यादा चिंताजनक है। इसको निगाह में रखते हुए 250 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनीज और तैनात कर गई है, जिसमें सीआरपीएफ की है और बीएसएफ की बटालियन भी भेजी गई है। साथ ही साथ जो है, अगर आप देखें तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो हटा दिया गया था मणिपुर पे इन टोटलिटी, आयरीन बहुत सालों से उनका डेथ फास्ट रन टू डेथ था, उन्होंने फास्ट भी खत्म कर लिया था और अभी 6 डिस्ट्रिक्ट में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट फिर से लगा दिया गया है, जिसका साफ तौर पर इशारा है कि गवर्नमेंट जो है साफ तौर पे जानती है कि बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। जहां तक नागाज का ताल्लुक है, जो नागा का मुबैया है वो अभी 90 इयर्स ओल्ड है। नागा जो चाहते हैं, पिछले 15-20 साल से वहां पीस थी, वो नहीं चाहते कि दोबारा इस माफी की स्थिति हो जिससे उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाए। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के स्कूलों और कॉलेजेस में पढ़े, उनके बच्चे जो है उसी माफी कार्रवाई करें, नागालैंड में उसी माफी की पीस और शांति हो। उसको भंग करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। नागालैंड की 2 मुख्य जो डिमांड है वो कभी भी कोई देश नहीं एक्सेप्ट कर सकता। वो एक तो कहते हैं कि नागालैंड का अपना फ्लैग हो और नागालैंड की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन हो। ना तो हिंदुस्तान इसको किसी प्रकार से कोई हिंदुस्तान एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि नागालैंड का अपना फ्लैग हो, नागालैंड की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन हो। जहां तक अपने मिजोरम की बात थी और मेघालय की बात थी, वहां भी बहुत बड़े पैमाने पर देयर वाज अ टाइम जब इंडिपेंडेंस हुआ था, टोटल क्रिश्चियन पॉपुलेशन उस एरिया में तकरीबन 5 to 10% थी। बट थैंक्स टू दी एफर्ट्स बाय दी प्रीवियस गवर्नमेंट्स, वहां पे तकरीबन बहुत बड़े पैमाने पर अभी ऑलमोस्ट 75 to 80% जो है पॉपुलेशन क्रिश्चियन बन गई है। उनकी कन्वर्जन हुई है बड़े पैमाने पर, वेटिकन भी इसमें इन्वॉल्व था और इससे काफी से ज्यादा खतरा हो चुका है। लेकिन ये सरकार काफी से ज्यादा मैच्योर्ड है, काफी ज्यादा मजबूत है। मुझे पक्का यकीन है कि उनको हर प्रकार से नॉर्थ ईस्ट को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन समय लग रहा है और काफी से ज्यादा समय लग रहा है, क्योंकि जहां तक आप मणिपुर का देखो, ऑलमोस्ट तकरीबन 1.25 से 1.5 साल हो गया, स्थिति अभी भी कंट्रोल में नहीं आई। क्योंकि इसके पीछे है, एक तो ओपन बॉर्डर्स है, दूसरा उनको सेफ सेंचुरी क्रॉस द बॉर्डर है, फिर चाइना की तरफ से और उधर से आईएसआई की तरफ से हर प्रकार का वेपन्स मिल रहे हैं, हर प्रकार की ट्रेनिंग मिल रही है, हर प्रकार के हथियार मिल रहे हैं। तो बड़ा लाजमी है कि उसको बॉर्डर को हर प्रकार से सील किया जाए। फिर बहुत बड़े पैमाने पर ड्रग्स आ रही है और कुछ इलाकों में पता लगा कि कुछ इलाकों में बहुत बड़े पैमाने पर ऑयल एंड गैस मिला है और उस ऑयल एंड गैस के मिलने से चाइना की बहुत बड़ी नजर उसके ऊपर है और उसकी वजह से चाइना काफी से बड़े पैमाने पर अभी वहां पे दखल अंदाजी कर रहा है, एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और अगर सरकार बड़ी सतर्क नहीं रही तो कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट में वंस अगेन इंसर्जेंसी हो सकती है, लीविंग असम एटसेट्रा। ओके सर, 1-2 पॉइंट और हैं जो अब मैं जम्मू कश्मीर को लेकर आपसे समझना चाहूंगा। एक सवाल अक्सर मेरे जहन में आता है कि क्या कारण है कि 15 साल में हम पंजाब की इंसर्जेंसी को खत्म कर पाए, लेकिन 35 साल में अभी तक भी हम जम्मू कश्मीर की इंसर्जेंसी को खत्म नहीं कर पाए। हाल ही में हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से खासकर जम्मू रीजन में बहुत आतंकी हमले बढ़े हैं। भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी भी मिली है, लेकिन अभी भी जो हमलों की तादाद है, जो रेशियो है, वो बहुत ज्यादा। सुरक्षा बलों को जिस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है और जिस प्रकार से आतंकी गायब हो जा रहे हैं फायर करके, गुरिल्ला वॉरफेयर की तकनीक में उनके पास महारत है, ये दिखा रहे हैं। 2 सवाल सर, ये जो आतंकी हैं इनकी जो अब रणनीति बदली है, इसे आप कैसे देखते हैं? और दूसरा सवाल जो मैं समझना चाहूंगा कि 15 साल में पंजाब की मिलिटेंसी अगर खत्म हो सकती है तो 35 साल में जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी को हम क्यों नहीं खत्म कर पाए साहब? देखो, जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, अगर 35 साल तक नहीं खत्म कर पाए तो अगले 35 साल तक भी नहीं खत्म कर पाएंगे। तो एक नेशन है जिसकी कंप्लीट पॉलिसी है कि जहां तक
कश्मीर है, कश्मीर में हर प्रकार से जान और माल का नुकसान पहुंचाया जाए। उनके डिफेंस बजट के ऑलमोस्ट 20 to 30% इसी चीज के लिए खर्च होता है। वहां सेफ सेंचुरी है, प्रोवाइड करते हैं। फिर हर प्रकार से वो टेररिस्ट को भेजते हैं, फिर हर प्रकार से वो ड्रग्स को भेजते हैं, असले को भेजते हैं, वेपन्स को भेजते हैं, और कश्मीरी यूथ को भी भड़काते हैं जो रेडिकलाइज होते हैं उनके साथ। किसी भी इंसर्जेंसी को सक्सेसफुल होने के लिए दो तीन चीजें बड़ी लाजमी है। एक सेफ सेंचुरी अक्रॉस द बॉर्डर, दूसरा किसी प्रकार की सेफ सेंचुरी फ्रॉम विद इन द बॉर्डर्स ऑल्सो। फिर लोकल सपोर्ट की बड़ी आवश्यकता है। अनफॉर्चुनेटली जो आतंकी पाकिस्तान से आए हुए हैं, इनको सेफ सेंचुरी हिंदुस्तान के कुछ लोग जो है, कश्मीर के कुछ लोग पैसा के लालच में इनको हर प्रकार से सेफ सेंचुरी देते हैं, इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, इनके यहाँ पर रिकॉर्डेंस करते हैं, फिर रिकॉर्डेंस के बाद में हमला करने के बाद में इनको छुपने की जगह बताते हैं, इनको खाना वाना दे रहे हैं। तो ये ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है हर प्रकार से जो है देश को कमजोर कर रहे हैं, और इसी को निगाह में रखते हुए गवर्नमेंट जो है इनके खिलाफ भी बड़ी सख्त कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल थे जिनकी सिंपथी जो है पाकिस्तान के साथ थी, जिनकी सिंपथी भी एंटी इंडियन बोला जा रहा है। जितने भी इस माफी के अफसर है ऐसे सबको डिस्कस किया जा रहा है। ये बड़ा लाजमी उमर अब्दुल्ला, इसमें किसी प्रकार की कमजोरी नहीं होनी चाहिए। साफ तौर पर महबूबा मुफ्ती कह रही है कि पिछले 5 साल से जो लोग डिसमिस किए गए हैं, जिनकी सहानुभूति पाकिस्तान और मिलिटेंट के साथ थी, उनको रीइंस्टेट किया जाए। तो ये देश, मुझे नहीं लगता कि एलजी किसी भी हालत में इसको मानेंगे, और यही बहुत बड़ा रोड़ा हो सकता है फुल स्टेटहुड देने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेटहुड देने के लिए तैयार है। जहां तक आपने जम्मू की बात की, 2002 के बाद में जम्मू में कुछ बड़े पैमाने पर कोई वहां हादसे नहीं हुए थे। यहाँ तक को आपको याद होगा कि लोकसभा में हमारे होम मिनिस्टर ने साफ तौर पर कह दिया था कि जम्मू का रीजन कंप्लीटली शांतिपूर्वक हो चुका है, और हम वहां से हर प्रकार से सेना को हटाने जा रहे हैं, और उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी केवल और केवल जम्मू कश्मीर पुलिस की होगी। अनफॉर्चुनेटली जब गलवान का इंसिडेंट हुआ तो हमने 75 से 80% जो फौजें थी वहां से हटाकर लद्दाख में भेज दी, जिसकी वजह से वहां लोकल जो है सिक्योरिटी ग्रिड कमजोर हो गया, एक किस्म से ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। फिर इंटेलिजेंस ग्रिड जो है, जिसको बहुत समय लगता है एस्टैब्लिश करने के लिए, वो इंटेलिजेंस ग्रिड खत्म हो गया उसका। और फिर ये इलाका ऐसा इलाका है जहाँ टोपोग्राफी जो है हर प्रकार से आतंकियों को फेवर करती है। ऊंची नीची पहाड़ियां, पीर पंजाल के रेंजेस, उनमें बड़ी केव्स हैं, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, फास्ट फ्लोइंग नालाज हैं, ऊंचे ऊंचे सरकंडे हैं जो हर प्रकार से सहायता करते हैं। उस समय 150 से 160 हाईली ट्रेन्ड घुसपैठिए जो है उस इलाके में आ गए, और वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। कुछ आपके डोडा एरिया में आ गए हैं, कुछ किश्तवाड़ में आ गए हैं, कुछ जम्मू रीजन में आ गए हैं, कुछ कश्मीर रीजन में चले गए हैं, और उनको ढूंढ के निकालना अभी तक हमने तकरीबन 30 से 35 को मार दिया है। बाकी अभी भी कम से कम 100 से 110 अभी भी हाईली ट्रेन मौजूद हैं। लेकिन हमने बड़ी जबरदस्त कोशिश की है कि कोई फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन ना हो। पाकिस्तान आए दिन कोशिश करता है फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन की, लेकिन उसमें उसको कामयाबी नहीं मिल रही, और हमारी अभी यही कोशिश है कि किसी प्रकार से कामयाबी ना मिले उसको। और आप देख रहे हो ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस कोई ना कोई एनकाउंटर हो रहा है, और ये एनकाउंटर का मकसद यही है कि हम हर प्रकार के ड्रोन्स को, हर प्रकार के सर्विलेंस को, हर प्रकार के स्पेशल फोर्सेस को, कमांडोज को इस्तेमाल करें, ताकि जल्द से जल्द इनको ढूंढ को खत्म कर दिया जाए। लेकिन मैंने जैसे कहा कि इंसर्जेंसी जब तक, एक तो पाकिस्तान से सपोर्ट मिलता रहेगा, दूसरा जब तक इनको लोकल सपोर्ट मिलता रहे, ये इंसर्जेंसी खत्म नहीं होगी, जारी रहेगी, जितनी मर्जी लेकिन लिमिट हो जाएगी। जी, एक चाइना को लेकर भी मेरे जहन में सवाल था, जिसका जवाब सैगल सर मैं आपसे चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की ब्रिक्स में रूस के अंदर कजान में मुलाकात होती है, उसके बाद एक समझौता होता है। हम देखते हैं कि डेपसांग डेमचौक से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट जाती हैं, डिसएंगेजमेंट होना शुरू हो जाती है, कि अब तो पेट्रोलिंग भी बल्कि शुरू हो चुकी है। डी एस्केलेशन के बारे में क्या दोनों देश सोच रहे हैं? क्या डी इंडेक्शन के बारे में भी कोई पहल की जा सकती है? और तीसरा एक सवाल कि क्या वाकई में चीन के ऊपर अब हम ट्रस्ट कर सकते हैं, और कितना कर सकते हैं? मैं आपका जो लास्ट सवाल है उसके पहले, जहां तक हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्स का ताल्लुक है, वो सरकार को हर समय, डिफेंस मिनिस्ट्री को हर समय कहेंगे कि चीन के ऊपर भरोसा करना खतरनाक होगा, क्योंकि डी एस्केलेशन जब करते हैं, इसका डी एस्केलेशन मतलब फोर्सेस काफी पीछे चली जाए। चाइना के जो है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही उच्च दर्जे का है, 70,000 किलोमीटर उसकी एक्सप्रेस हाईवेज है, बहुत जगह तक उसकी रेल कनेक्टिविटी है।
और बहुत बड़े पैमाने पर उसने एक्स्ट्रा अपने एयरपोर्ट्स को, एयरफील्ड को लेंथन कर लिया है, नए हेलीपैड बना लिए, नए अंडरग्राउंड शेल्टर बना लिए हैं, और बड़े जी जल्द जल्द से अगर जरूरत पड़े फोर्सेस को आगे मूव कर सकता है। हिंदुस्तान के पास उस माफी का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है। हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन चाइना को बहुत लीड है। उसको कम कर, गैप को क्लोज करने के लिए कई साल लग जाएंगे, और हमको अगर हम डीएस्केलेट करते हैं तो फोर्सेस को आगे मूव करना इन द टाइम दैट इज ऑफ एसेंस, उसमें मार खा जाएंगे। इसलिए चाइना पर भरोसा नहीं करना। दूसरा, डीएस्केलेशन से पहले बड़ा लाजमी है कि सिर्फ पेट्रोलिंग 2 ही जगह पे हुई है। 7 जगह पे चाइना की इंक्लूजन थी 2020 के बाद, पेट्रोलिंग सिर्फ 2 जगह पे हुई है। बाकी 5 जगह में बफर जोन एस्टेब्लिश किए थे टेम्पररी। वहां पे हमको भी इंसिस्ट करना है कि वहां पे भी पेट्रोलिंग हो, ताकि हम वापस फिंगर 2 तक, जैसे पेगोंगसो में फिंगर 2 तक करते थे पेट्रोलिंग, अभी फिंगर 4 तक ही कर रहे हैं। हमको फिंगर 2 तक पेट्रोलिंग कर सके। सिमिलरली बाकी सब गलवान एरिया में, गोगरा हाइट्स में, गलवान में, सब जगह जो हम कंप्लीट पेट्रोलिंग करते थे, पेट्रोलिंग की जाए, और वास्तव में हम पता लगेगा हमको चाइना का इंटेंशन क्या है। लेकिन मेरे मुताबिक हमको हर प्रकार से सतर्क रहना पड़ेगा। अगर आप देखो, अपने डोकलाम में भी जब हमने एक किस्म से समझौता हुआ, पीछे हट गए, बफर जोन क्रिएट हुआ, वास्तव में चाइना ने इतना बड़ा बिल्डअप कर लिया है जो हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। उसको काफी से ज्यादा मजबूती मिल गई है। वो डोकलाम के थ्रू जो 5 फिंगर्स आती हैं, वो वास्तव में जलढाका के माध्यम से हमारे 33 कोर को बाईपास कर सकता है। उसको निगाह में रखते हुए हमने एक स्ट्राइक कोर वहां खड़ा कर दिया है, जो अरुणाचल के लिए और उस इलाके के लिए, जो चिकन नेक एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। विद बांग्लादेश हैविंग नाउ नॉट बीइंग फ्रेंडली, चिकन नेक एरिया हमारे लिए और खतरनाक हो गया है, क्योंकि पहले हमारे पास ऑल्टरनेटिव रूटिंग मिल गई थी बांग्लादेश के थ्रू। अभी बांग्लादेश के थ्रू ऑल्टरनेटिव रूटिंग हमारे पास नहीं है। ऐसे में हमको बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना है। We cannot and must not trust China under any circumstances. ठीक सर, अब बस मेरा एक आखिरी पॉइंट, क्योंकि आप जाने माने हेलीकॉप्टर के पायलट रहे हैं, लंबा फ्लाइंग एक्सपीरियंस सर आपके पास है, लेकिन एयरफोर्स इस वक्त बड़ी चुनौतियों के से गुजर रही है सर। 42 से 44 स्क्वाड्रन की जरूरत है 2 फ्रंट वॉर के लिए, और अगर बांग्लादेश तैयार हो जाता है तो मुझे लगता है कि फिर बात 3 फ्रंट की होगी, तब आपको और ज्यादा जरूरत होगी। इस बीच हम 30 के आसपास स्क्वाड्रन में हैं। कैसे आप देखते हैं, क्या भारतीय एयरफोर्स को करना होगा? क्योंकि रातों रात तो, या कहें कि सब्जी मंडी में जाकर तो हमें फाइटर जेट मिल नहीं पाएंगे। कैसे देखते हैं एयरफोर्स की चुनौतियों को सर? एयरफोर्स के सामने बहुत जबरदस्त चुनौतियां हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगेंस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ 42 और 44 स्क्वाड्रन्स, वी आर डाउन टू ओनली 31 स्क्वाड्रन्स। उस 31 स्क्वाड्रन में से भी तकरीबन 10 से 11 स्क्वाड्रन ऐसे जहाजों के हैं जिनकी इफेक्टिव लाइफ खत्म हो चुकी है। they ought to be retired overnight। यानी दूसरे लफ्जों में आपके पास इफेक्टिव जो स्क्वाड्रन है तकरीबन सिर्फ 20-21 ही है। वो 11 को रिटायर नहीं किया बिकॉज यू हैव नो ऑप्शंस। दूसरा जो आप तेजस को हमने 16 जहाज हम हर साल बनाना चाहते थे, लेकिन इंजन की लड़ाई की वजह से हम अभी केवल दो पर ये बना रहे हैं। ऐसे में हमारी जो रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बहुत समय लगेगा। बड़ा लाजमी है, एयरफोर्स साफ तौर पे सरकार को कह रही है कि इन द इंटरिम किसी और एयरक्राफ्ट को इंपोर्ट किया जाए, और उसके लिए उसके बदले मुझे नहीं लगता कोई ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि आपका एसीएमए जो है जो आप बनाना चाहते हो, प्रोटोटाइप आपका 2026 में बनेगा, और उसको इंडक्ट करने में कम से कम 2030 से पहले इंडक्ट नहीं हो सकता। तो दूसरे लफ्जों में एयरफोर्स जो काफी कम, लेकिन क्वालिटेटिवली हमने एयरफोर्स को इम्प्रूव किया है। राफेल को इंडक्ट किया है, चिनूक्स को इंडक्ट किया है, अपाची को इंडक्ट किया है, अभी C295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसको इंडक्ट किया है। सो क्वालिटेटिवली हमने काफी तरह से ध्यान दिया है। साथ ही साथ क्वालिटेटिवली अपने ब्रह्मोस को इम्प्रूव किया है, उसको लाइटर वर्जन किया ताकि उसको इन्वेस्ट कर दिया है अपने सुकोइस के साथ में। साथ ही साथ हमने कुछ और एयर टू एयर मिसाइल हिंदुस्तान में बनाई है। फिर कुछ और बड़े पैमाने पर हमने इजराइल से और फ्रांस से कुछ ऐसे वेपन सिस्टम लिए हैं जिससे बहुत लंबी दूरी तक हम चाइना और पाकिस्तान के अंदर मार कर सकते हैं विदाउट क्रॉसिंग द बॉर्डर। वो सब चीजें ठीक है, सेंसर्स अच्छे लिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स अच्छे हैं, लेकिन क्वांटिटेटिवली अगर कल हमारी 2 तरफा लड़ाई हो जाती है तो चाइना एंड पाकिस्तान ऑन डे 1 कैन पुट अप 65 स्क्वाड्स अगेंस्ट यू।
बट उन 65 स्क्वाड्रन के लिए आपके पास इफेक्टिव स्क्वाड्रन तकरीबन 20 से 25 है। तो यानी दूसरे लफ्जों में आप बहुत क्वांटिटेटिवली कमजोर पड़ जाओगे। और अगर बांग्लादेश में कोई कुछ कार्रवाई करता है तो जस्ट इमेजिन 3 फ्रंट वॉर हो जाती है ऑलमोस्ट, एंड हाफ फ्रंट आपको, जैसे 2.5 फ्रंट की हम बात करते हैं कि आधा फ्रंट अपने आतंकी भी है हो जाएगा जी। ऐसे में एयरफोर्स जो है बहुत ही ज्यादा मुश्किल में होगी। इसको निगाह में रखते हुए गवर्नमेंट को जल्द से जल्द कुछ फैसला लेना चाहिए एयरफोर्स को बड़े पैमाने पर स्ट्रेंथन करने के लिए। ये साफ तौर पे मौजूदा लड़ाइयां दर्शा रही हैं कि एयरफोर्स हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग अगर वास्तव में अपने आप को अपने डिफेंड करना है या अपने ऑफेंसिव एक्शन करना है, खास दुश्मन को तबाह करना है, तो आपको अपनी एयरफोर्स को मजबूत करना होगा। समय का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल पीके सहगल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, शुक्रिया इसके लिए। तो ये थे हमारे साथ मेजर जनरल पीके सहगल सर, जिनसे कई सवाल हमने पूछे और बहुत शानदार तरीके से सर ने समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार से बांग्लादेश के पीछे पाकिस्तान भी है, चाइना भी खड़ा है और अमेरिका भी खड़ा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बनेंगे तो उसके बाद बांग्लादेश की तस्वीर बदल सकती है और शेख हसीना की भी बांग्लादेश के अंदर वापसी हो सकती है। तो डिफेंस टॉक में आज मेरे साथ इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।